नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम बात कर रहे हैं आपदाओं का कहर जद में गांव शहर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत प्राकृतिक आपदाओं के खतरे के दायरे में है। अपनी भौगोलिक स्थिति, भूकंपीय जोखिम क्षेत्र के कारण भारतीय उपमहाद्वीप को बार बार होने वाली वायुमंडलीय घटनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कभी भारी मानसूनी बारिश तो कभी बाढ़, अत्यधिक गर्मी, सूखा जैसी आपदाओं से देश की जनता जूझने के लिए मजबूर होती है। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में शुक्रवार को आए बर्फीले तूफान की तबाही प्रकृति के कोप का ही संकेत है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ग्लेशियर फटने से कब कितने हादसे। 2012 में चमोली में किन्नर कांगड़ी ग्लेशियर के फटने से हादसा। इस आपदा में कई गांवों में बाढ़ आ गई और कई लोग मारे गए। 7 फरवरी 2021 को चमोली के रैनी गांव में ग्लेशियर फटा। 80 से अधिक लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लापता हुए। DVTN परियोजना के तहत काम कर रहे कई लोग बर्फ में दब गए। 28 फरवरी 2025 में चमोली में माड़ा गांव के पास हिमस्खलन, पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं। पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी पर उथल-पुथल मचा हुआ है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी सुनामी तो कभी महामारी। इस प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस पृथ्वी पर जीवन यापन मुश्किल लगने लगा है। दरअसल प्रकृति में असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। इसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, मृदा अपरदन, चक्रवात, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव को चेतावनी दे रही हैं। नहीं संभले तो भविष्य में ये धरती मानव के रहने लायक नहीं बचेगी। पर्यावरणीय असंतुलन के बढ़ते खतरे। आपको बता दें कि जब कोई भी चीज असंतुलित होती है, चाहे परिवार, समाज, आर्थिक या सांस्कृतिक असंतुलन हो, तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ये मानव के लिए काफी खतरनाक होता है। बता दें कि पर्यावरण का असंतुलन एक वैश्विक समस्या के रूप में उभरी है। संसाधनों के अधिक इस्तेमाल से आने वाली पीढ़ी को इसका मूल्य चुकाना होगा। प्रदूषण और आपदाएं दोनों असंतुलन के कारण मानव को विनाश की ओर ले जा रही हैं। बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में बदलाव के कारण पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण के तेजी से बदलते दौर में हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि इनके लुप्त होने का सीधा असर समस्त मानव सभ्यता पर पड़ना स्वाभाविक है। 6 भूकंप आ चुके, मतलब छोटे तीव्रता के भूकंप है, बड़े तीव्रता के नहीं है। 3 या उससे 3.5 तीव्रता का ही सबसे बड़ा भूकंप था और तो छोटे हैं। तो इसमें कभी कभी जो सेस्मिक एक्टिविटी है कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी स्वाम आते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है जो है। हालांकि अभी तक कोई देखा नहीं गया कि इस तरह से कोई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक या उसका। बट फिर भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि एक्टिविटी थोड़ा बड़ी है तो मॉनिटर करना चाहिए काफ़ी दिन तक, ताकि थोड़ा कुछ हो अगर एक्टिविटी, क्योंकि ये सेस्मिक जोन है, हमें पता है 4 और 5 जोन में पड़ता है। उत्तरकाशी रीजन है, 91 में आपका 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पहले आ चुका है और इसमें अर्थक्वेक आते रहते हैं। करसाली में 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 2007 में आया है। तो जोन है, इसमें तो एक्टिविटी रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस तरह से तो सर ये सेस्मिक जो गैप है, क्या उससे जोड़ करके हम देख सकते हैं इसको? देखो, सेस्मिक गैप जो है वो हम कहते हैं कि 1905 और 1934, मतलब कांगड़ा और बिहार के बीच में एक सेस्मिक गैप लेते हैं। वो एक बहुत बड़ा रीजन है सेस्मिक गैप, और वो एक 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के हिसाब से हम गैप कहते हैं। वो छोटे अर्थक्वेक के हिसाब से नहीं कहते हैं। और जब भी 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो बहुत सारे रीजन में वो महसूस होगा, काफ़ी रीजन कवर करेगा। तो इनसे छोटे अर्थक्वेक को लेके तो कहना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही आप कह दो कि कहना है। लेकिन सेस्मिक गैप है और जो साइंटिफिक हमने माना है सेस्मिक गैप है, यहाँ पे संभावना है अर्थक्वेक आने की, और हिमालय में तो कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो संभावना तो रहती है, और कब अर्थक्वेक आएगा कब नहीं आएगा तो ये तो है ही है, और हमें अभी अनुमान तो हम लगा नहीं सकते हैं।
तो सर ये अब बड़े भूकंप आने से पहले की संभावना बता सकते हैं, छोटे छोटे भूकंप के रूप में संकेत दे रहा हो ये भूकंप? नहीं, अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ है कि बड़े अर्थक्वेक के आने से पहले कोई इस तरह से कोई संकेत हो तो मिल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि स्वार्म एक्टिविटी के बाद कहीं हो सकता है बड़ा अर्थक्वेक आए, बट इतना वो हमें अभी तक मालूम नहीं है कि इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अर्थक्वेक एक्टिविटी है तो हमें देखना चाहिए, और मेनली उस तरह से हमें काम करना चाहिए जो बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना है, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, तो हमें हर टाइम सतर्क रहना चाहिए इस रीजन में, ये ताकि हमें जान माल का नुकसान कम हो और उस तरह से हम स्टेप ले सकें जिस तरह से अर्थक्वेक रेजिलेंट उसके लिए रहना चाहिए। तो सर इसमें हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उत्तरकाशी में, वो उनकी सभी की डेप्थ 5 किलोमीटर है, तो इसका भी कुछ कोरिलेट क्या कर सकते हैं इससे? देखो, ये इसमें जो उत्तरकाशी या उत्तराखंड आप ले लो, या नॉर्थ वेस्ट हिमालय इसमें कहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में यहाँ सेलो सेस्मिक अर्थक्वेक आते हैं और बहुत ही सेलो है। तो जैसे 10-5 किलोमीटर की डेप्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, और जितना सेलो अर्थक्वेक होगा, जितना ज़मीन के नज़दीक होगा, उतना नुकसान होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो अगर लेकिन जो भी कोई बड़ा अर्थक्वेक है उसका जो रीजन रहता है तकरीबन 10-12 किलोमीटर के अंदर रहता है इस रीजन में, उत्तराखंड में। इवन आप नेपाल का अर्थक्वेक ले लो, वो 15 किलोमीटर डेप्थ पे था, तो ये बहुत ही शैलो अर्थक्वेक हैं। और ये तो जो छोटे छोटे अर्थक्वेक हैं, या आप काफ़ी डाटा ले लो, तकरीबन 50 साल का डाटा ले लो, जब आप प्लॉट करोगे तो आप यही 10-15 किलोमीटर के डेप्थ में आपको अर्थक्वेक मिलेंगे। आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण बड़ा कारण। बता दें कि विश्व भर में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के चलते प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके मद्देनजर आमजन को जागरूक करने के लिहाज से ठोस कदम उठाने की दरकार है। हमें ये स्वीकार करने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौर ने पूरी दुनिया को ये समझने का बेहतरीन अवसर दिया था कि इंसानी गतिविधियों के कारण ही प्रकृति का जिस बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता रहा है, उसी की वजह धरती कराहती रही है। प्रकृति मनुष्य को बार बार बड़ी आपदा के रूप में चेतावनियां भी देती रही है, लेकिन उन चेतावनियों को दरकिनार किया जाता रहा है। हिमालय से छेड़छाड़ पड़ रही भारी। बता दें कि हमारे जो पर्वतीय स्थान कुछ सालों पहले तक शांत और स्वच्छ वातावरण के कारण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे, आज वहां भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ठंडे इलाकों के रूप में विख्यात पहाड़ भी अब तपने लगे हैं, वहां भी जल संकट गहराने लगा है। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के साधनों से बढ़ते प्रदूषण, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने और राजमार्ग बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर वनों को दोहन सुरंगें बनाने के लिए बेदर्दी से पहाड़ का सीना चीर जाने का ही दुष्परिणाम है कि हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों की ठंडक भी अब लगातार कम हो रही है। पहाड़ों में बढ़ती इसी गर्माहट के चलते हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें भी सुनने को मिलती रहती हैं। पहाड़ों की इसी गर्माहट का सीधा असर निचले मैदानी इलाकों पर पड़ता है, जहां का पारा अब वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। वो सब मैग्नीट्यूड 3 से शायद नीचे हैं या उसके आसपास ही हैं। और अगर आप वहाँ पे देखें तो साइड पे जाके तो उनकी डेप्थ को 5 किलोमीटर दिखाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये भूकंप आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, तो उसके कई सारे जवाब हैं। उनमें से एक जो सबसे जो स्पष्ट जवाब मेरे को लगता है इस टाइम, वो ये है कि जो हमारी हिमालयन साइस्मिक बेल्ट है, जिसमें कि लगातार भूकंप आते रहते हैं छोटे बड़े, और वो उसको हम कहते हैं कि वो बैकग्राउंड है, मतलब वहाँ पे तो भूकंप आते ही रहते हैं। तो वो हो सकता है कि ये वाले जितने भूकंप आ रहे हैं वो उसी के पार्ट हों। तो उस लिहाज से हमें इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद फिर दूसरा पहलू भी इसमें देखना चाहिए
कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ भूकंप, बड़े भूकंप के आने से पहले छोटे भूकंप का भी कि आए हैं, ऐसा भी सोचा गया है। हालांकि वो केसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमने अक्सर ही देखा है कि जो बड़े भूकंप हैं वो बिना किसी चेतावनी के एकदम आ जाते हैं। तो अब उसके बारे में ये कह पाना कि साहब ये जो छोटे भूकंप आ रहे हैं कि क्या किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है या नहीं है, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये शायद कोई भी शायद इस दुनिया में इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। एक तीसरा, एक और जो यहाँ पे हिमालय में जो होता है कि उसको स्वाम कहते हैं, कि भाई भूकंप जो हैं एकदम स्वाम की तरह जाते हैं। स्वाम जैसे कि मतलब देखते ना आप कभी, वो आपको याद होगा जैसे वो टिड्डियों की स्वाम आ गई थी एक बार पाकिस्तान साइड से, बहुत सारे लोकस्ट जिस स्वाम जिसको कहा गया था। तो स्वाम का मतलब छोटे छोटे चीज़ें एकदम इकट्ठे बहुत सारे आ जाएं। तो ऐसी भी कई बार केसेस हुए हैं हिमालय में भी, जिसमें कि स्वाम आई हैं, तो एक स्वाम आए हैं कि मतलब छोटे छोटे भूकंप आते हैं एक छोटी सी जगह में और कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं वो। तो अभी तक भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है कि वो स्वाम जो हैं उसके बाद कोई बड़ा भूकंप आया हो। लेकिन इसमें भी फिर थोड़ा ध्यान से देखने की बात है कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, हिमालय में नहीं लेकिन और जगह पे, जहाँ पे कि स्वाम के बाद कोई बड़ा भूकंप आ गया। तो इन सब चीज़ों के चलते ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये किसी बड़े भूकंप के आने की चेतावनी है या नहीं है। कि क्या छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप आने की संभावना टल जाती है? देखिए, ये ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप की संभावना शायद टल जाती है, लेकिन ये कहना एकदम गलत होगा। मैं इसको एकदम पूरी तरह खंडित करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि जो बड़े भूकंप की जो एनर्जी होती है वो छोटे भूकंप के मुकाबले कई गुना होती है। मतलब एक यूनिट अगर मैग्नीट्यूड में चेंज करूँ कि अगर 4 से 5 गए तो एनर्जी जो है वो कम से कम 30 गुना बढ़ जाती है। तो यानी कि एक बड़ा अर्थक्वेक जिसकी अगर मैं उत्तरकाशी भूकंप के मुकाबले से इनकी तुलना करूं तो उत्तरकाशी भूकंप करीब 6-7 के बीच में था। ये भूकंप जो आ रहे हैं 3 के आसपास के आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि 3 से 6 जाने में 30 × 30 × 30 मतलब 2700 गुना एनर्जी जो है उसकी ज़्यादा होगी जिस बड़े अर्थक्वेक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये छोटे भूकंप जो हैं वो कोई ख़ास एनर्जी का रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचना कि ये छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप की आने की संभावना ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, एकदम गलत है। अच्छा सर, मौसम चक्र में बदलाव खतरों की चेतावनी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में मौसम चक्र में बदलाव स्पष्ट दिखाई दिया है। वर्ष दर वर्ष जिस प्रकार मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते समय समय पर तबाही देखने को मिल रही है, हमें समझ लेना चाहिए कि मौसम चक्र के बदलाव के चलते प्रकृति संतुलन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसकी अनदेखी के कितने भयावह परिणाम होंगे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार मौसम चक्र तीव्र गति से बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाओं का आकस्मिक सिलसिला तेज हुआ है, उसके बावजूद अगर हम नहीं संभलना चाहते हैं तो इसमें भला प्रकृति का क्या दोष। प्रकृति के 3 प्रमुख तत्व हैं, जल, जंगल और जमीन, जिनके बगैर प्रकृति अधूरी है। और ये विडंबना है कि प्रकृति के इन तीनों ही तत्वों का इस कदर दोहन किया जा रहा है कि प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा है, जिसकी परिणामी भयावह प्रकृति आपदाओं के रूप में सामने आने लगी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, जंगल, वन्य जीव और वनस्पति इन सभी का संरक्षण अत्यावश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है कि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों भी लुप्त हो रही है। पहाड़ पर तोड़फोड़ या धमाके होना या फिर उसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ होने का ही दुष्परिणाम है कि हिमालय क्षेत्र में निरंतर भूकंप आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली तक के प्रभावित होने की अक्सर आकांक्षाएं जताई जाती हैं। हिमालय की संरचना में परिवर्तन होने से कई बार यमुना में पानी का संकट भी बढ़ खड़ा होता है। आखिर क्यों आते हैं भूकंप? भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल है। धरती 12 टेक्टोनिक
प्लेटों पर टिकी हुई है जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो ऊर्जा निकलती है जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ये प्लेटें हर साल लगभग 4 से 5 मिलीमीटर तक अपनी स्थिति बदलती हैं। कभी कभी ये टकराकर फंस जाती हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने पर भूकंप आ जाता है। देखिए, एक थ्योरी है, सेस्मिक गैप थ्योरी से कहते हैं हम लोग ये कहते हैं कि साहब कि जिस इलाके में भूकंप आते हैं जहाँ पे कि प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसको कि हम चाहे वो हिमालयन बेल्ट हो या कोई सबडक्शन जोन हो, तो वहाँ पे वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, वहाँ पे भूकंप आ चुके हैं पहले। तो हम ये मानते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक लगातार एक ऐसा सोर्स है प्लेट टेक्टोनिक्स जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। तो फिर हम कहते हैं कि साहब इसका मतलब वो इलाके जहाँ पे कि पिछले 200, 300, 400 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है और क्योंकि वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, तो वो इलाका, उसको हम कहते हैं सेस्मिक गैप है, यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसको हम सेस्मिक गैप कहते हैं। हिमालय में कई सारे सेस्मिक गैप हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा सेस्मिक गैप जिसको सेंट्रल सेस्मिक गैप कहते हैं, जो कि एक 1905 में भूकंप आया था कांगलाग में, जिसका प्रभाव शिमला और चंडीगढ़ तक कम से कम पक्का था, कुछ लोग देहरादून तक की भी बात करते हैं। लेकिन कुमाऊं और वेस्टर्न नेपाल, पश्चिमी नेपाल का जो क्षेत्र है वो 100% एक सेस्मिक गैप के बीच में है। और कम से कम कुमाऊं और वहाँ पे जो पुराना भूकंप अगर कभी देखें हिस्ट्री उठा के, तो शायद 1344 में कभी कोई एक बड़ा भूकंप आया था। 1803 का जो भूकंप था वो शायद उतना बड़ा नहीं था, एक देवप्रयाग श्रीनगर के इलाके में एक बड़ा भूकंप आया था, और वो भी अगर आप ध्यान से देखें तो गढ़वाल में ही वो रहा, कुमाऊं में उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं आया था। तो उस लिहाज से ये इलाका सेस्मिक गैप का है। और अगर कोई इलाका सेस्मिक गैप का है और अब हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ पे हमारे पास प्रमाण हैं कि वहाँ पे एनर्जी लगातार संचित हो रही है, फॉल्ट हमें मालूम है कहाँ फॉल्ट्स हैं, हमें मालूम है कि उन फॉल्ट्स के ऊपर एनर्जी लगातार एकत्रित हो रही है। भारत के भूकंपीय जोन। भारत को भूकंपीय जोखिम के अनुसार 5 जोनों में बांटा गया है। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरा है। इसमें पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जोन 4 उच्च खतरा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। जोन 3 मध्यम खतरा। इसमें केरल, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। जोन 2 कम खतरा। इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा आते हैं। जोन 1 न्यूनतम खतरा। इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्से। कब कांपी धरती। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर 6.8 की तीव्रता। भूकंप में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। रिएक्टर पैमाने पर 6.4 की तीव्रता। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में भारी नुकसान। 18 सितंबर 2011 का काठमांडू भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर 6.8 की तीव्रता। 17 जनवरी 2016 का चमोली भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर 5.8 की तीव्रता। 13 फरवरी 2021 में नैनीताल भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर 5.8 की तीव्रता। 4 फरवरी 2022 का उत्तराखंड नेपाल सीमा। रिएक्टर पैमाने पर 5.3 की तीव्रता। हिमालय पहाड़ न केवल हर साल बढ़ रहा है बल्कि इसमें भूगर्भीय उठापटन चलती रहती है। यहाँ पेड़ भूमि को बांध कर रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि कटा हुआ पहाड़ को ढहने से रोकने का एकमात्र उपाय है। ये जानना जरूरी है कि हिमालय भूकंपीय क्षेत्र में भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव होता है और इसी से प्लेट बाउंड्री पर तनाव ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, जिससे क्रिस्टल छोटा हो जाता है और चट्टानों का विरूपण होता है। ये ऊर्जा भूकंपों के रूप में कमजोर जोनों एवं फाल्टों के जरिए सामने आती हैं। पहाड़ पर तोड़फोड़ या धमाके होना
या फिर उसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ होने का ही दुष्परिणाम है कि हिमालय क्षेत्र में निरंतर भूकंप आते रहते हैं। इन भूकंपों से देश की राजधानी दिल्ली तक के प्रभावित होने की अक्सर आकांक्षाएं जताई जाती हैं। हिमालय की संरचना में परिवर्तन होने से कई बार यमुना में पानी का संकट भी खड़ा होता है। दरअसल अधिक सुरंग अविरल धारा को रोकने से पहाड़ अपने नैसर्गिक स्वरूप में रह नहीं पाता और उसके दूरगामी परिणाम विभिन्न प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आ रहे हैं। हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में चट्टानों के गिरने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण व्यापक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, जिसे प्रकृति के प्रकोप के रूप में समझा जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।